वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 5, एक है बी इसकी वैल्यू है मान लीजिए 10। ठीक है, अब आपने ए और बी को प्रिंट कराया 5 और 10 आप। अब आप स्वैपिंग चाहते हैं। स्वैपिंग का मतलब है कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो आप इसके लिए जनरली एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं, है ना। तो आपको ऐसा करने की पाइथन में जरूरत नहीं है। पाइथन कह रहा है ऐसे लिख दो, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। यानी ए को कौन सी असाइन हो जाएगी वैल्यू, बी वाली, और बी को कौन सी असाइन हो जाएगी हमारी ए वाली, और ये काम पैरेलली होगा। ऐसा नहीं है कि जब बी को ए असाइन हो जाएगा तो ए अपडेट हो गया, नहीं, ये हमारा पैरेलल होगा। ठीक है, और ऐसा करते ही अब आप देखो ए में आ जाएगा 10 और बी में आ जाएगा 5। हो गया। तो अगर ये नहीं होता पाइथन में तो थर्ड वेरिएबल का यूज करके सी में रखकर हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर से यूनिक एलिमेंट, अगेन पहले लिस्ट को एक सेट बना लो। अब सेट में सब यूनिक आ गए, वही यूनिक एलिमेंट। नहीं अब देखो उसमें अनऑर्डर वाली बात ही नहीं रही। उसमें तो हमें यूनिक एलिमेंट पता करने हैं। हो गया यूनिक एलिमेंट पता। हाँ, बिना उसके करना है तो वही एक लॉजिक लगाकर, इफ एल्स लगाकर, नॉट इन का कॉन्सेप्ट लगाकर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन पे काम करना सीखा था। अब आज हम फंक्शन पे ही काम करेंगे लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। मान लीजिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया कोई, यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन करा है। अब अभी तक हम क्या करते थे, जिस प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन किया होता था उसी प्रोग्राम से उसे कॉल किया करते थे। अब हम उसे दूसरे प्रोग्राम से कॉल करना सीखेंगे। तो फंक्शन को क्या हम दूसरे प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं? तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने लास्ट क्लास में जो फंक्शन बनाया था वो आज भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं। तो अगर मैं एक फंक्शन कभी लाइफ में मेहनत करके एक बार बना लेता हूँ और मुझे दोबारा कभी सेम काम को करना हो किसी दूसरे प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन पहले कभी बनाया था पास्ट में, तो क्या करना है, उसे कॉल कर दो। अगर मैं ये प्रोग्राम पेन ड्राइव में आपको दे दूं तो आप भी कर लोगे, सबका फायदा होगा। अगर ये टॉपिक हमें आ जाता है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो लास्ट क्लास का कुछ ज्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं, जीरो से लेकर चलते हैं आज की क्लास को। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया या दो फंक्शन बनाए। एक ऐड करने वाला काम करता है, जो दो नंबर को ऐड करके उनका सम वापस करेगा। और एक फंक्शन बनाया मैंने मल्टीप्लाई, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वापस कर देगा। अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर से इन फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फंक्शन जिस प्रोग्राम में बनाते हैं वहां से कॉल करना आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा। ये तो बन ही गया। अब एक दूसरा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं ये बनाने जा रहा हूँ। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये वाला प्रोग्राम इस ऐड फंक्शन को कॉल करे और जो भी रिजल्ट आए आप उसे प्रिंट करा लें। तो सीधा प्रिंट फंक्शन के अंदर से मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, और ऐड फंक्शन में दो पैरामीटर बनाए गए हैं, तो कॉल करते समय मुझे दो वैल्यू पास करनी है। ये मैंने पास कर दी। ऐसे ही मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन डिफाइन किया मैंने प्रोग्राम नंबर P144.py में, और इन फंक्शन को
मैं कॉल कर रहा हूँ इस वाले प्रोग्राम से P145 वाले प्रोग्राम से। अब मैं करूंगा तो एरर आ जानी चाहिए, कह रहा है ऐड इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम से कोई फंक्शन कॉल करते हैं, दो जगह पर इंटरप्रेटर उसे चेक करता है। पहला, क्या वो फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट है? अगर वो पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट है तो चल जाएगा, और अगर वो लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है तो क्या सेम प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है? अगर वो सेम प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है तो आपका चल जाएगा, और अगर दोनों में से कहीं भी नहीं है तो एरर आएगी। तो जो ऐड फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया है, ये ना तो पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट है और ना ही ये हमारा इस प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है, ये तो एक दूसरे प्रोग्राम में डिफाइन किया है। तो अब हम इंटरप्रेटर को बताना चाहते हैं कि इंटरप्रेटर, जो हम ऐड फंक्शन कॉल करेंगे ये इस वाले प्रोग्राम में है, P144 वाले प्रोग्राम में है। तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, ठीक है आप एक काम करो, उस वाले प्रोग्राम को इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एक दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कीवर्ड होता है, इंपोर्ट कीवर्ड के बाद क्या लिखेंगे, उस प्रोग्राम का नाम जिसको आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं, P144। एक्सटेंशन नहीं लगाना, एक्सटेंशन नहीं लगाना है, बस प्रोग्राम का नाम लिखना, P144। अब आपने जो भी नाम दिया होगा अपने प्रोग्राम का वो आप लिखेंगे। मैंने जो दिया था वो मैंने लिखा है यहाँ पर। दूसरा काम क्या करना होगा आपको, जब भी आप इस इंपोर्टेड प्रोग्राम के फंक्शन को कॉल करेंगे, आप उस प्रोग्राम का नेम डॉट फंक्शन का नेम इस सिंटैक्स का यूज करके इंपोर्टेड वाले प्रोग्राम के फंक्शन कॉल करेंगे। दैट मीन्स ऐसे करें, जब भी इंपोर्टेड प्रोग्राम के फंक्शंस को कॉल किया जाएगा तो जो इंपोर्टेड प्रोग्राम है उसका नाम डॉट उसके जिस फंक्शन को कॉल करना है वो आप करेंगे। हो गया हमने, हाँ। एक तीसरा और आखिरी रूल और, जिसमें कोड नहीं बनाना है, जिसमें हमें बस समझना होगा कि अच्छा। तो तीसरा और आखिरी रूल ये है कि ये दोनों प्रोग्राम सेम फोल्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में रखा है और जो यूज कर रहा है वो ई में रखा है। दोनों सेम फोल्डर में ही होने चाहिए। अगर एक ड्राइव के अंदर भी है तो एक ड्राइव के अंदर सेम फोल्डर में होने चाहिए। तो तीसरी बात ऑलरेडी मेरी इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि दोनों प्रोग्राम में एक ही फोल्डर में बनाई है मैंने। अब रन कर देते हैं तो चल जाएगा। तो 10 और 20 का जो एडिशन हुआ, 30 वो वापस आया और मैंने प्रिंट करा लिया। ऐसे ही मल्टीप्लाई फंक्शन ने 10 और 20 का मल्टीप्लीकेशन करके रिटर्न कर दिया, फिर मैंने उसको प्रिंट करा लिया। तो पहले आपको पाथ सेट करके आना पड़ेगा एनवायरमेंट वेरिएबल सेटिंग में जाके। तो नॉट रिकमेंडेड, आप ऐसा ना करें, लेकिन अगर करना चाहते हो तो एक एनवायरमेंट वेरिएबल की सेटिंग होती है जो इंटरप्रेटर को जाती है, वहां जाके करके आ सकते हैं। अभी के लिए सेम फोल्डर में। चलिए अब कुछ नए नाम मैं बताता हूँ। जब आप किसी प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं, जब आप किसी प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं तो उसको प्रोग्राम ना बोलकर, है तो प्रोग्राम ही लेकिन उसका एक नया नाम हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसने बीटेक कर लिया, तो है तो इंसान ही, लेकिन अब उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंजीनियर बोल सकते हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही। इसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम इंपोर्ट हो जाए तो है वो प्रोग्राम ही, लेकिन उसका एक नया फैंसी नाम मार्केट में बहुत चलता है, क्या बोलते हैं इसे, मॉड्यूल। हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या हो गया, हमारा मॉड्यूल हो गया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया।
तो मॉड्यूल क्या होता है? कुछ नहीं होता, पाइथन के प्रोग्राम को ही मॉड्यूल कहते हैं। बने बनाए भी होते हैं, बने बनाए मिल जाए तो अच्छी बात है, हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बने बने। इस वाले प्रोग्राम के नजरिए से देखिए, P145 वाले प्रोग्राम बनाने वाले के नजरिए से, अगर ये प्रोग्राम एक अलग इंसान ने बनाया होता तो उसका टाइम नहीं बच गया जोड़ने गुणा करने का। ये तो छोटा लॉजिक है, बड़ा बड़ा लॉजिक आप यूज कर सकते हैं किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके, तो आपको तो बहुत टाइम बच जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि बने बनाए मॉड्यूल कोई दे दे हमारे लिए और हमारा वक्त बचे। और अगर आप ध्यान से समझेंगे आगे चलकर तो अगली क्लास तक आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन क्यों पॉपुलर है। पाइथन की पॉपुलरिटी का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाइथन में आप जिस काम को करने की सोच रहे हैं आपको अपना लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी उस काम को पहले ही किसी ने एक मॉड्यूल के अंदर बनाकर रख दिया होगा। आप बस उसका नाम जानो, क्या नाम है उस मॉड्यूल का, उसे इंपोर्ट करो और उसके कौन कौन से फंक्शन है ये जानो। आगे का आपका जो कैरियर है उसमें दिमाग नहीं लगेगा। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा मॉड्यूल किस लॉजिक को कंटेन करता है, इंपोर्ट करते जाओ और यूज करते चले। अभी आएगा, इसी में पैकेज शामिल होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट करा, P144 वाला। चलिए, अब जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो हम ऐसा नहीं है उसके फंक्शन ही यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वेरिएबल होता, लेट अस सपोज x = 100, तो ये वेरिएबल भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे? मॉड्यूल का नाम .x। तो किसी भी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, तो इन सबको हम दूसरे प्रोग्राम में मॉड्यूल इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। अब इंपोर्ट के अलग अलग फ्लेवर हैं, उन फ्लेवर को देखिए। दूसरा फ्लेवर ये कहता है कि आप मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके मॉड्यूल के अंदर से स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मॉड्यूल के अंदर से स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक वेरिएबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम कीवर्ड से लिखेंगे। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम P144, इंपोर्ट, बताओ उसके किस वेरिएबल, किस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। मान लीजिए ऐड फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो मैंने कर दिया ऐड। तो ऐड फंक्शन कॉल नहीं करना है, बस इंपोर्ट हो गया ये। अब इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल पूरा इंपोर्ट नहीं हुआ, मॉड्यूल पूरा इंपोर्ट नहीं हुआ है, मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ ऐड फंक्शन इंपोर्ट हुआ है। तो अब मैं अगर अपने प्रोग्राम में इस मॉड्यूल का कोई फंक्शन कॉल करना चाहता हूं तो वो सिर्फ ऐड है। मल्टीप्लाई और एक्स ये दोनों यूज नहीं हो सकते और डायरेक्ट यूज होंगे। अब मॉड्यूल का नेम डॉट लगाकर कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा फंक्शन जो इंपोर्ट किया है उसे आप कॉल करिए। और सर अगर मल्टीप्लाई को भी कॉल करना हो तो अब मल्टीप्लाई तो आपने इंपोर्ट ही नहीं करा है, चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल तो पूरा मॉड्यूल आ गया। अब उस मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगाकर कॉल कर सकते हैं। इस वाली अप्रोच में पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते हैं, जितना चाहिए उतना हिस्सा सिर्फ वही फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे मल्टीप्लाई भी चाहिए तो मैं कॉमा लगाकर मल्टीप्लाई लूँ। तो इस तरह से अगर आप एक से ज्यादा फंक्शंस को सेम मॉड्यूल से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप
फ्रॉम वाले सिंटैक्स में इंपोर्ट के बाद उन फंक्शंस के नाम कॉमा लगाकर लिख देंगे जिन जिनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा और जो फंक्शंस होंगे P14 मॉड्यूल में अगर हैं तो वो अब नहीं यूज होंगे क्योंकि वो इंपोर्ट हमारे नहीं हुए। ये बात मैंने आई थिंक पहले ही क्लियर कर दी थी कि ये मॉड्यूल इंपोर्ट वाली कहानी तभी चलेगी जब दोनों के दोनों सेम फोल्डर में है। वो प्रोग्राम जो मॉड्यूल बनाए और वो प्रोग्राम जो यूज कर रहा है दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। चलो, कभी कभी प्रोग्रामर कुछ ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है जिनके नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, नाम उनके बहुत बड़े बड़े लग दिए हैं लोगों ने। ठीक है, अब जैसे एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कैलेंडर फॉर एग्जाम्पल। अब कैलेंडर में जब मैं लिखूंगा इंपोर्ट कैलेंडर, उसके बाद कैलेंडर मॉड्यूल के मुझे जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना होगा कैलेंडर डॉट फंक्शन का नाम ऐसे करके लिखना होगा। तो कभी कभी मॉड्यूल के नाम काफी बड़े हो जाते हैं, जब भी मैं उनको इंपोर्ट करूंगा और उनको कॉल करूंगा तो बार बार मॉड्यूल का नाम जब लिखना होगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आती है। तो वहां पर एक सिंप्लिसिटी दिया गया, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के आगे हम क्या लिखेंगे, अपने मॉड्यूल का नाम। अब इस मॉड्यूल का कोई छोटा नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे वीरेंद्र सहवाग को वीरू के नाम से जानते थे, महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, इनके आधार कार्ड में नाम थोड़ी लिखे हैं ये तो आपस में हम लोग बोलने के लिए यूज कर लेते हैं जिससे कि बोलना आसान हो जाए, कम्युनिकेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो ऐसे आपने अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के नाम रख रखे होंगे, आप उनको उनके ओरिजिनल नाम से शायद नहीं बुलाते होंगे, है ना। उसी तरह से पाइथन के अंदर किसी भी मॉड्यूल को आप क्या कर सकते हैं, उसका एक निक नेम दे सकते हैं। कैसे देंगे, इंपोर्ट करते समय एज कीवर्ड लगाएंगे और आप बताओ इसका नाम क्या रखना चाहते हो। सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम के लिए जिसमें इंपोर्ट हो रहा है, सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम के लिए आप इसका नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। क्या रखना चाहते हो, मान लीजिए रख दिया मैंने M1 मॉड्यूल बना है जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे P144 जब भी इस प्रोग्राम में यूज होगा तो वो अपने नाम से नहीं जाना जाएगा, जो उसका निक नेम आपने रखा है M1 इस नाम से जाना जाएगा। तो ये तरीका ज्यादातर लोग यूज करते हैं। मॉड्यूल को जब भी इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल का कोई एक निक नेम रख देते हैं एज कीवर्ड लगाकर, जिससे कि मॉड्यूल का नाम थोड़ा छोटा रख पाए हम, और आगे के प्रोग्राम में फिर उसी नाम से उसको यूज करेंगे। जिसको मैंने निक नेम बोला है, टेक्निकल जो वर्ड है वो निक नेम नहीं है, अलाइस कहते हैं इसे। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग अलाइस करते हैं और कुछ लोग जैसी स्पेलिंग लिखी है वैसे ही कर देते हैं एलियाज। तो जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं, ज्यादातर लोग इसको एलाइस प्रोनाउंस करते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते समय उसका एक अलाइस देते हैं, अलाइसिंग कहलाता है। अलाइस का मतलब होता है एज्यूम्ड नेम। ये नाम परमानेंट नहीं हो गया P144 वाले प्रोग्राम का, सिर्फ इस प्रोग्राम में M1 नाम से जाना जाएगा, बाकी उसका नाम जो है वो है।
कहीं और जब वो यूज हो रहा होगा तो P144 नाम से यूज होगा। अच्छा मान लीजिए मैंने क्या करा, इस वाले प्रोग्राम को जो P144 वाला था यहाँ से कट कर दिया, और कट करके डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, या चलो ई ड्राइव के अंदर, या एफ ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में छुपा दिया। इसे टेस्ट फोल्डर के अंदर जाके इसको कहीं छुपा दिया। तो मैंने ड्राइव भी चेंज कर दी, फोल्डर भी बदल दी, सब बदल दिया। कंप्यूटर एक रखना है। वैसा ना बोलो कि सर मेरे कंप्यूटर पर रखा है, इंपोर्ट करके दिखाओ, तो वो भी हो जाता है। अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो अभी हम एक कंप्यूटर पे रहते हुए कहीं भी रखें। अब इसको जब मैं रन कराऊंगा, देखते हैं क्या होता है। नो मॉड्यूल नेम्ड P144, समझ में आ गया। तो पहली बात प्रूफ हो गई कि सेम फोल्डर में होना चाहिए। जैसे ही आपने मॉड्यूल को कहीं और रखा हुआ है, तैयार रहोगे एरर के लिए। अब सर हम तो चलाना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं लेकिन करके दिखा देता हूँ, है ना। लेकिन आपको घर जाके करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं किसी इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, क्या करोगे, हमारे कंप्यूटर में एनवायरमेंट वेरिएबल है, सर्च बार में जाएंगे, टाइप करेंगे ENV, एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे पाइथन पाथ, और यहाँ पर वो पाथ जहां पर आपने अपने मॉड्यूल को छुपा के रखा हुआ है, उस डायरेक्टरी तक का पाथ देना है। तो आपने रखा है एफ ड्राइव के अंदर, टेस्ट फोल्डर के अंदर, ये आ गया। तो अगर आपका मॉड्यूल डिफरेंट लोकेशन पे है, तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में इस तरह से जाके एक वेरिएबल क्रिएट बनाना होगा, पाइथन पाथ, और उसकी वैल्यू वो डायरेक्टरी का पाथ बताना होगा जहां पर मॉड्यूल को आपने रखा है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सब ओके हो गया। देखते हैं, दोबारा चलाइए इसको ओपन करके, दोबारा चलाइएगा। चलिए, तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में चेंज नहीं आएगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल का आइडल क्लोज करके दोबारा चलाएंगे तो आ जाएगा। बताओ हुआ क्या पूछना। सर ये तो विंडोज के लिए हुआ, लिनक्स में तो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता ही नहीं है। लिनक्स में हम डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर आई थिंक एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं होता सर, लिनक्स में हम डायरेक्ट पाथ ही प्रोवाइड करते हैं जो भी हमें एक्सेस करना सेम, होता है। जो आप जिस टर्मिनल से आप पाथ सेट करते हैं ना, हाँ उसी जी। टर्मिनल पे आप पाइथन पाथ सेट कर दीजिए, उसी सिंटेक्स का यूज करके। बस पाथ की ओके। जगह आपको पाइथन पाथ लिखना है। ओके सर। ठीक है, टर्मिनल से भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए, अगेन इसको कहीं कोई यूज नहीं करता, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, वापस आ जाते हैं और उस प्रोग्राम को जहाँ था वहां रख देते हैं वापस लाके। चलिए, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना आ गया। एक प्रोग्राम में आप जितने चाहें उतने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है सी की तरह कि सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड ही करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे का कोड लिखोगे। तो आप इंपोर्ट वाली लाइन से पहले लूप चलाओ, प्रिंट लगाओ, जो चाहे वो लिखो। तो पाइथन में जब आपको इंपोर्ट करना होता है ना, तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सबसे पहले इंपोर्ट ही करना होगा, पाइथन की जावा की तरह या सी की तरह। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इनिशियली इंपोर्ट करें।
इससे कोड की रीडेबिलिटी बेटर रहती है। तो अगर आप 1000 लाइन के प्रोग्राम में बीच बीच में इंपोर्ट करेंगे तो आपको खुद एक दिन समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस प्रोग्राम की डिपेंडेंसी किस किस पर है चलने के लिए। 1000 लाइन गो थ्रू करनी पड़ जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपने बीच बीच इंपोर्ट लगा रखा था। अगर आपने शुरू में ही इंपोर्ट जितने थे सब लगा रखे होते तो शुरू की कुछ लाइनें देखकर आपको आइडिया लग जाता कि इस प्रोग्राम को चलने के लिए मुझे ये सारे मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि इंपोर्ट आप पहले ही करें, बट इट इज नॉट ए रूल। चलिए, अब मान लीजिए हमने इंपोर्ट करना सीख लिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे मॉड्यूल बना दें? एक बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, पांचवा, छठा, सातवां। तो हमने कहा जितने चाहें उतने मॉड्यूल आप अपने बना सकते हैं। इवन आज तक मैंने आपको जो 143 प्रोग्राम बनाकर दिखाए थे सब मॉड्यूल की तरह यूज करो, मना थोड़ी ना कोई। जब आप प्रोग्राम बना रहे थे तो आप उसे प्रोग्राम कहते थे, लेकिन आप तो किसी भी प्रोग्राम को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप उसे इंपोर्ट करोगे क्या बन जाएगा? वो मॉड्यूल। तो फिर तो हर प्रोग्राम मॉड्यूल, हमने कहा हर प्रोग्राम मॉड्यूल है। ठीक है, चलो। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि बहुत सारे मॉड्यूल को मैनेज कैसे करते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल अगर मान लीजिए हैं मेरे पास और मैं किसी को देना चाहता हूँ या मैं खुद ही उनको फ्यूचर के लिए यूज करूंगा, तो मैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? मैनेज करने का मतलब यही है कि मान लो ये आपका कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में एक आप कोई सॉन्ग लेकर आई। अब जब एक लेकर आए तो उसको ढूंढना बड़ा आसान है कंप्यूटर में। धीरे 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 भीड़ बढ़ती चली गई, अब आपके कंप्यूटर में 10,000 सॉन्ग्स आ गए। अब मैं आपसे कहूंगा वो वाला सॉन्ग है, अब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको, है कि नहीं है, कहाँ रखा है, क्योंकि 10,000 की भीड़ हो गई अब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना चाहोगे आप? प्रॉपर मॉड्यूल को मैनेज करना चाहोगे जिससे कि उन्हें ढूंढना, उनको समझना आसान हो जाए। तो आप क्या करोगे? आप सॉन्ग्स नाम से एक फोल्डर बनाओगे और सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर फिर एक बनाओगे ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, ये सॉन्ग। अब ओल्ड सॉन्ग के अंदर फिर आप रफ़ी, आशा, मोहम्मद अजीज इस तरह के फोल्डर बना दोगे। न्यू के अंदर आप नेहा कक्कड़ बना दोगे, दूसरा आपने कुमार सानू बना दिया या गुरु रंधावा बना, और बहुत सारे बना दिए आप। मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इन चीजों की, है ना। अब आप ऐसा करके क्या कर रहे हो? ऐसा करके प्रॉपर मैनेज कर रहे हो सॉन्ग के लिए। अगर कोई आपसे बोले यार नेहा कक्कड़ का ये वाला गाना है, तो अब आपको कितनी भीड़ में ढूंढना है? सिर्फ इस फोल्डर में जाके ढूंढना है आपको। काम आसान हो गया। तो ऐसे तो आपने बना रखा है मूवी, मूवीज के अंदर हॉलीवुड, बॉलीवुड, फिर बॉलीवुड के अंदर अलग अलग तरह की, फिर और हॉलीवुड के अंदर फिर अलग अलग तरह की, और ये तो करते हो। तो आप बीटेक हो या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप नेचुरली ऐसा करते हो। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जब आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल हो गए हैं तो इन बहुत सारे मॉड्यूल को पहले आप देखिए कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो एक जैसे हैं। भाई एक जैसे का मतलब तभी तो है कि सारे ओल्ड सॉन्ग एक जैसे हैं तो ओल्ड फोल्डर में डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो अब वो मॉड्यूल जो एक जैसे काम के लिए बनाए गए हैं, मान लीजिए ये जोड़ना घटाना, ये मान लीजिए दो पॉइंट के बीच की डिफरेंस निकालता है, ये इंटीग्रेशन करता है, ये डिफरेंशिएशन करता है। अब इन चारों प्रोग्राम में एक बात कॉमन है कि ये चारों के चारों प्रोग्राम, चारों के चारों मॉड्यूल गणित से रिलेटेड है। तो मैंने क्या करा, इन चारों प्रोग्राम को उठाकर एक पैकेज में रख दिया। तो एक टर्म आता है पाइथन प्रोग्रामिंग में जिसका नाम है पैकेज। पैकेज क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मॉड्यूल। सिमिलर टाइप ऑफ मॉड्यूल के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैकेज कहते हैं। तो पैकेज का नाम मैंने क्या रख दिया? मैथ पैकेज रख दिया। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसे मॉड्यूल थे जो एक जैसे हमारे फंक्शनलिटी, एक जैसे कॉन्टेक्स्ट को दिखा रहे थे, तो इनको एक पैकेज में डाल दिया, बाकी एक पैकेज में डाल दिया। तो ऐसे करके आप जब बहुत सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं तो आप उन्हें पैकेजेस की फॉर्म में मैनेज करते हैं। तो अब फिजिकली पैकेज एग्जिस्ट करता है,
एक फोल्डर बनाकर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो सर अभी मेरे पास इतने सारे मॉड्यूल की बात मैं नहीं करता, मैं तो बस एक ही प्रोग्राम को, मान लो यही प्रोग्राम है, इसको उठाकर मैं पैकेज में रखना चाहता हूँ। जब एक प्रोग्राम पैकेज में आ जाएगा तो 1000 भी आ जाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो फिजिकली पैकेज एक फोल्डर ही होता है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, इसका नाम जो आप रखना चाहते हो वो रख दो। मान लीजिए रख दिया मैंने माई पैक, और इसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, अपना मॉड्यूल कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। कॉपी, और ये कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें हमने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। हमने बस ये समझा कि बहुत सारे मॉड्यूल को मैनेज करने के लिए आप क्या करिए, पैकेजेस बनाइए। और पैकेज कुछ नहीं होता, एक फोल्डर को ही पैकेज कहते हैं पाइथन के अंदर, अलग कुछ नहीं है। सिंपल फोल्डर ही पैकेज कहलाता है। लेकिन अब जो थोड़ा सीखने वाला पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए ये प्रोग्राम P144 वाला जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ये पैकेज के अंदर रखा है। तो इंपोर्ट करने का सिंटैक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। जब भी कोई मॉड्यूल किसी पैकेज में रखा होता है तो हमेशा वो पैकेज के नेम के साथ इंपोर्ट किया जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ? इंपोर्ट। अभी तक आप कर रहे थे P144, लेकिन अब आपको पता चला कि ये मॉड्यूल एक पैकेज के में रख दिया गया है। तो पैकेज का नाम पहले लगाएंगे, क्या नाम रखा है आपने? माई पैक डॉट। तो ये पैकेज का नेम डॉट मॉड्यूल का नेम। उसके बाद एज अलाइसिंग कर दो, मान लो M1। पैकेज कहाँ रखा होना चाहिए? पैकेज उसी फोल्डर में रखा होना चाहिए जहां पर ये प्रोग्राम बन रहा है आपका इंपोर्ट होने वाला। सेम रूल जो इससे पहले था, सेम रूल है। और अगर पैकेज कहीं और रखा हुआ है तो पाइथन पास से आपको बताना पड़ेगा इंटरप्रेटर के लिए। बस इतना ही अलग करना है। M1 डॉट एड। आज पाइथन ने पैकेज के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान कर दिया है। अगर आप मुझे 5 साल पहले मिले होते और मैं आपको 5 साल पहले पाइथन पढ़ा रहा होता तो इतना नहीं था, इससे ज्यादा था। और काफी और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी होती, तब आपको पैकेज समझ में आता। बस बोलने के लिए, ताकि कभी कोई पुराना इंसान मिल जाए तो उसके साथ बात कर पाओ। किसी भी फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए एक स्पेशल फाइल उसके अंदर रखनी होती थी जिसका नाम होता था अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, जिसको हम कहते थे पैकेज इनिशियलाइजेशन फाइल। जब तक किसी फोल्डर के अंदर वो फाइल नहीं बनाओगे तब तक फोल्डर को फोल्डर माना जाएगा, पैकेज नहीं माना जाएगा। लेकिन पाइथन 3.3 वर्जन से, यानी आज से 5 साल पहले, ये रूल हटा दिया गया। अब आप एक सिंपल फोल्डर को ही क्या बना सकते हैं, पैकेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर कोई इनिट फाइल बनाने की अब आपको जरूरत नहीं है। अभी सब बताता हूँ। अभी एक सिंपल पिक्चर बनाता हूँ जिसमें आपको दुनिया की सारी बातें रिगार्डिंग दिस ये अभी समझ में आ जाएगी, तो बनाई देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अक्सर लोगों के मन में चीजें रहती हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए बहुत सारे मॉड्यूल हैं। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल N। बहुत सारे मॉड्यूल जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको हम क्या बोलते हैं? पैकेज।
पैकेज कहाँ होना चाहिए, सेम रूल है ना, जैसे मॉड्यूल का था, तो सेम फोल्डर में ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पैकेज। अब मान लीजिए इस तरह से मैंने कई सारे पैकेज बना रखे हैं, और हर पैकेज के अंदर उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स मैंने रखे हुए हैं। कई सारे पैकेज आपके बनकर तैयार हो गए। बहुत सारे पैकेज के ग्रुप को, अगर आप बहुत सारे पैकेज को भी ग्रुप का नाम देना चाहते हैं, तो उस ग्रुप को, बहुत सारे पैकेज के कलेक्शन को बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। A package is a collection of similar type of module. A module is nothing, it is simply a Python program. ध्यान से सुनिए, framework is a collection of packages. Package is not a coding term. Package is a folder, है ना? Package is a collection of similar type of module. Module is nothing. A module is a Python program. तो अगर मैं ऐसे कह दूं फ्रेमवर्क इज नथिंग, फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्राम, तो गलत तो नहीं होगा। अगर मैं आपसे कह दूं फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्राम, तो क्या गलत बोला मैंने? बस मैंने उनको मैनेज करके नहीं बोला, अनमैनेज फॉर्म में मैंने बोल दिया कि फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अगर मैं एक मैनेज फॉर्म में बोलूं तो मैं बोलूंगा पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ, फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, and module is nothing, module is a Python program. अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इन तीनों शब्दों को शायद इतना नहीं सुनेंगे, मॉड्यूल, पैकेज, फ्रेमवर्क, इन तीनों शब्दों को शायद इतना नहीं सुनेंगे जितना अब हम चौथे वाले को सुनते हैं, और आज तक शायद सुनते भी आए हुए हैं। क्या है सर वो सब? उस शब्द का नाम है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या होती है फिर? लाइब्रेरी का मतलब होता है एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड, एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब है पहले से कुछ लिखा हुआ, लाइब्रेरी का मतलब है पहले से ही मेरे पास चीज अवेलेबल है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? लाइब्रेरी। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक लाइब्रेरी है, तो वो एक मॉड्यूल भी हो सकता है, वो एक पैकेज भी हो सकता है। मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, तो आप ये सेंस लगाएंगे कि इसके पास लाइब्रेरी है, पैकेज है, मतलब इसके पास ना कई सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। अब आपको अगर ये सुनने को मिलता है कि एक लाइब्रेरी है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल, तो आपका ब्रेन क्या सोचेगा? थोड़ा कम है इनके पास, एक ही मॉड्यूल है बस। अगर मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास पैकेज है, लाइब्रेरी के नाम पर एक पैकेज है, तो आप सोचेंगे इनके पास ज्यादा है। ज्यादा का मतलब, पैकेज का मतलब बहुत सारे मॉड्यूल कलेक्शन है। अच्छा, मैं कह दूं मेरे पास लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, तो आप क्या बोलेंगे? यार बहुत कुछ है इनके पास, क्योंकि फ्रेमवर्क का मतलब लार्ज स्केल पर चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इसलिए शब्द का यूज करेंगे फ्रेमवर्क। तो हर कोई इन तीनों को लाइब्रेरी कहता है। मॉड्यूल इज इक्वल टू लाइब्रेरी, पैकेज इज इक्वल टू लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क इज इक्वल टू लाइब्रेरी। कौन कितना बनाकर देता है वो उस नाम से उसको बताता है। सब वर्ड यूज क्या करते हैं? लाइब्रेरी। तो अब मैं बोलूंगा कि मैंने गूगल से एक लाइब्रेरी डाउनलोड करी, वास्तव में या तो एक मॉड्यूल आया होगा, या एक पैकेज आया होगा, या एक फ्रेमवर्क आया होगा। अगर मैं आपको जेंगो पढ़ा रहा हूं, तो जेंगो इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जेंगो इज ए फ्रेमवर्क। हम क्या बोलेंगे? जेंगो की लाइब्रेरी डाउनलोड कर लो। तो जेंगो की जो लाइब्रेरी है उसमें हमें फ्रेमवर्क मिलता है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो फ्रेमवर्क शब्द ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कुछ रेडीमेड है आपके पास, दैट मीन्स फ्रेमवर्क।
आपके पास पैकेज है मतलब थोड़ा कम हो गया, आपके पास एक मॉड्यूल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक रेडीमेड कोड है, बहुत छोटा काम करने के लिए कुछ है आपके पास। समझ में आ रहा है? तो तीनों का मतलब लाइब्रेरी बोला जाता है, एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड या एनी फॉर्म ऑफ रेडीमेड कोड, चाहे उसे मॉड्यूल बोलो, चाहे उसे पैकेज बोलो, चाहे उसे फ्रेमवर्क बोलो। क्या दोबारा बोलिए? P144 वाला डाल दो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना मॉड्यूल बनाकर लाइब्रेरी में डाल दो, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगेन मना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो मैं अपने मॉड्यूल को लाइब्रेरी में डाल सकता हूँ, फायदा। अब मुझे सोचना ही नहीं है कहाँ रखा है कौन रखा है, बस सीधा इंपोर्ट करो और चलाओ। करके दिखाना सर जरा, अभी करेंगे तो समझ लो एक बार अच्छे से। तो अक्सर लोग ऐसा कर लेते थे, लेकिन ये पाइथन के जो कोडिंग स्टैंडर्ड हैं उनके अगेंस्ट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पाइथन 3.2 वर्जन के बाद से उन्होंने क्या करा, पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो हाइड कर दी। जब आपका पाइथन सेटअप इंस्टॉल होगा तो पाइथन की लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में आएगी, लेकिन वो हाइड कर दी जाएगी, आप ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको अनहाइड करके ढूंढ के दिखाऊंगा, और फिर वहां कैसे रखते हैं ये देख लेते हैं। बट अगेन नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, घर जाके ऐसा नहीं करना है। पहले ये करते हैं, फिर राजीव आपके क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। मान लीजिए P144 वाला है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कट करके मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया, और जो एनवायरनमेंट वेरिएबल था यहाँ से मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा जो अब तक मैं चला रहा था सक्सेसफुली, अब ये प्रोग्राम नहीं चलेंगे, कह रहा है ही नहीं, ना तो सेम फोल्डर में है, और डेस्कटॉप पे आपने रख लिया है डेस्कटॉप का, लेकिन आपने पाइथन पाथ सेट नहीं करा है। डेस्कटॉप पे तो है लेकिन आपने इसका पाइथन पाथ सेट नहीं करा है। मैं चाहता हूँ इसको लाइब्रेरी में ऐड कर दो, हेडेक ही खत्म हो जाएगी। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हुई सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम है प्रोग्राम, या यूजर्स फोल्डर होगा। यूजर्स फोल्डर के अंदर जिस यूजर से कंप्यूटर चला रहे हैं आप उस यूजर फोल्डर में जाएंगे, और इस यूजर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर आएगा ऐप डेटा, APPDATA, जो कि नहीं होता है क्योंकि वो हिडन फोल्डर है। उसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल होती है। तो पहले क्या करो, व्यू में जाओ, हिडन आइटम को इनेबल करो, ये आ गया ऐप डेटा नाम से फोल्डर। इसके अंदर ऊपर एड्रेस बार में देखते रहना, पास लोकल, लोकल के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन। पाइथन कौन सी वाली चला रहे हो? 10 वाली चला रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ पर लिब नाम से फोल्डर आएगा, लिब, LIB। तो ये फोल्डर लाइब्रेरी का फोल्डर है, इसमें आप जो भी पेस्ट मार देंगे वो लाइब्रेरी में ऐड हो गया। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, आ गया आपका वाला, बस चलाओ चलेगा। अब आप अपने इस कंप्यूटर पे इस वाले प्रोग्राम को कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइब्रेरी का पार्ट बन गया। तो अब लाइब्रेरी का मतलब क्या होगा, सिंपल मॉड्यूल हो गया मेरा वाला। बट अगेन नॉट रिकमेंडेड एट ऑल।
क्योंकि ऐसा करने से आप अपने कंप्यूटर पे तो खुश हो गए, लेकिन क्या दुनिया भर के पाइथन डेवलपर को ये मिल जाएगा? दुनिया भर के पाइथन डेवलपर के पास जो पाइथन सेटअप आया होगा, क्या उनकी लाइब्रेरी में ये मॉड्यूल पहुंच गया होगा? ये तो मेरे पर आ गया हुआ है, दुनिया में कैसे पहुंचेगा अब? तो ये तो पाइथन सेटअप जहां से आता है उनको आपको देना होगा, और उनसे कहना होगा कि इनको भाई इस वाले मॉड्यूल को अपनी लाइब्रेरी का पार्ट बना कर रख लेना, अगले वर्जन में वो दे देंगे। तो वो पूछेंगे ना कि ऐसा क्या करा आपने इसमें ऐसा, जो हम ऐसा करें अगली बार। तो कुछ अगर आप ऐसा करते हो तो जरूर आपकी सुनवाई होती है। तो आप पाइथन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो एज वॉलंटियर पहले python.org वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसा कोड बनाया है जो अभी दुनिया में नहीं था, लेकिन दुनिया वालों को उसकी बहुत जरूरत है, तो आप बनाकर उनको सबमिट कर दो। अगले वर्जन में उनको लगेगा अच्छा है तो आपके पाइथन सेटअप को साथ ले आएंगे। पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका नाम लिख कर आएगा कि ये कोड कंट्रीब्यूटेड बाई दिस पर्सन। कोई पासवर्ड सेटिंग। चलो ठीक है। तो अब मैं इसको अपने वाले फोल्डर में वापस ले आता हूँ और लाइब्रेरी से हटा देता हूँ, क्योंकि बाकी बैच में जब पढ़ाता हूँ तो फिर उन्हें पता नहीं चलेगा चल कहाँ से रहा है। चलिए वापस आ गए अपने वाले पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है कि मॉड्यूल के नाम हमें कैसे पता चलेंगे। कैसे पता चलेगा कि किस मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन रखा हुआ है? कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन से क्या होता है? इसका आंसर एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ मॉड्यूल अभी यूज करना आपको सिखाना है। मैं कुछ पाइथन के जो बने बनाए मॉड्यूल्स हैं लाइब्रेरी के अंदर आए हुए हैं, उनको मैं सिखाऊंगा अभी आपको। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब वो आपका बन गया। तो इसी तरह से आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, अलग अलग ट्यूटोरियल वेबसाइट से एक्सपीरियंस लेंगे मॉड्यूल के, उनके फंक्शंस का, उनके पैकेज जो भी हैं, और वो आपका एक्सपीरियंस बनेगा। और यही एक तरीका है इस बात के आंसर का, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम किस मॉड्यूल के किस फंक्शन में रखा हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा, पहली बार में किसी को नहीं पता है। पहली बार में इसका आंसर किसी के पास नहीं है। ठीक है, कहीं से सीखना पड़ेगा। वो कहीं एक इंसान हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है ना, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज में जाइए और सीखिए। जितना ज्यादा सोर्सेज पे जाकर सीखेंगे उतना टाइम कम लगाएंगे आप, और जितना एक ही सोर्स पर डिपेंड रहेंगे उतना टाइम आप ज्यादा लगाएंगे सीखने के लिए। चलो अब फिलहाल मैं उन मॉड्यूल का आंसर लाकर आपको देता हूं जो पाइथन सेटअप के साथ आए हुए हैं, क्योंकि पाइथन के मॉड्यूल या पाइथन के जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी, अब इसको समझते हैं। पाइथन की जो लाइब्रेरी है, तो मैं एक हिस्से का आंसर अभी दूंगा, दूसरे का आंसर एक्सपीरियंस से ही आएगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पाइथन की लाइब्रेरी दो हिस्सों में तोड़ दी गई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर वो मॉड्यूल, वो पैकेजेस आते हैं, शायद फ्रेमवर्क कोई नहीं आता, सिर्फ मॉड्यूल और पैकेजेस की फॉर्म में ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो पाइथन सेटअप के साथ मिले हुए हैं। लेकिन पाइथन की ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं, हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जैसे जेंगो, जेंगो लाइब्रेरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन, आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी एस के लर्न आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरी है पांडास, आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो लाइब्रेरी जो आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ती हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, और वो लाइब्रेरीज जो पाइथन सेटअप के साथ उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का मतलब हो गया पार्ट ऑफ
पाइथन सेटअप। थर्ड पार्टी का मतलब है नीड टू डाउनलोड कुछ एग्जांपल उन लाइब्रेरीज के जो पाइथन सेटअप के साथ आती हैं। जैसे एक है रैंडम लाइब्रेरी। अब देखो मैं लाइब्रेरी शब्द बोल रहा हूँ, अब माइट भी वो एक मॉड्यूल है, माइट भी वो एक पैकेज है, माइट भी फ्रेमवर्क तो नहीं होगा स्टैंडर्ड के अंदर। रैंडम मॉड्यूल है, कैलेंडर नाम का मॉड्यूल है, टाइम नाम का मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल है, मैथ नाम से भी एक मॉड्यूल है। तो ये तो लिस्ट काफी बड़ी है, एटसेट्रा लगा देते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में जेंगो है, फ्लास्क है, पांडास है, एस्केलर्न है, टेंसरफ्लो है, एटसेट्रा में यहाँ भी बहुत हैं। और मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ज्यादा है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कम है पाइथन में। किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो पहले प्रोग्राम में पहले दिन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज हो रही होगी। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है इंडस्ट्री में जो बिना थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के चलता हो। सिलेनियम, सिलेनियम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो गई, बिल्कुल। सिलेनियम जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है पाइथन में, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग करने की जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है? सिलेनियम। तो सिलेनियम किसका पार्ट है? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। पहले डाउनलोड करेंगे तब इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट तो दोनों ही करनी पड़ेंगी, बट वो पहले हमारे पास होनी चाहिए है, ये हमें पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी तब इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, वो तो सिंटैक्स हो गया, वो तो करना ही करना है, दोनों को ही करना है। जब डाउनलोड करते हैं तो सीधा पाइथन लाइब्रेरी में जाके ऐड हो जाती है, सीधा वहीं जाके ऐड हो जाएगी। तो डाउनलोड करने का एक तरीका बताया गया है। अगर आप मैनुअली गूगल से जाकर डाउनलोड करोगे तो नहीं आएगी, फिर तो वो आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी, फिर मैनुअली जाकर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पिप नाम से कमांड आती है जो सीधा जाके लाइब्रेरी में जाके पेस्ट करके आ जाती है। PIP पिप पढ़ेंगे, अभी करके दिखाएंगे। तो अब मेरे पास नहीं, पाइचाम VS कोड इज नॉट अ लाइब्रेरी, पाइचाम इज एडिटर। PyCharm, VS Code, these are the Python editors like IDLE. So if someone asks you what is IDLE, so IDLE is not a library. IDLE is a Python editor used to write the code. Same as PyCharm. तो PyCharm हमारा क्या है? PyCharm हमारा एक एडिटर का नाम है, PyCharm एक लाइब्रेरी का नाम नहीं। चलिए अब मैं आपको स्टैंडर्ड मॉड्यूल के नाम लाकर दिखाता हूँ। पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें कितने मॉड्यूल, उनकी लिस्ट में निकाल सकता हूँ। टोटल की लिस्ट किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये कोड क्या करेगा? ये कोड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जितने मॉड्यूल्स हैं उन सब की लिस्ट लाकर आपको दे देगा। पाइथन के टोटल कितने एडिटर्स हैं? अब मेरा एक्सपीरियंस 4-5 के साथ है। आइडल हो गया, जुपिटर हो गया, पाइचार्म हो गया, VS कोड हो गया, है ना। ये 4 मैंने खुद यूज करे हैं, उसके अलावा और भी होते होंगे ना। तो नंबर ऑफ एडिटर से कोई खास कोई एडवांटेज नहीं होगा हमारी नॉलेज में। ये तो इट इज लाइक कि भाई कितने तरह के स्मार्टफोन होते हैं। आप जिस इंडस्ट्री में जाएंगे, आप जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पर उसका अपना एडिटर होगा। तो मैं आपको आइडियल एडिटर पे काम करना सिखा रहा हूँ,
कोई गारंटी नहीं है जहाँ जॉब लगेगी वहाँ आइडल यूज होता होगा। तो आप बोलेंगे सर पाइथन सिखा दो, लिख कर दो, जहाँ जाओगे वहाँ पाइथन यूज हो रहा होगा। मैं क्या सिखाऊं? एडिटर नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पाइथन सिखा रहा हूँ। जहां भी नौकरी करने जाओगे पाइथन यूज होगी। लेकिन पाइथन का लिखने के लिए कोड कौन सा एडिटर यूज होगा किसी को नहीं पता। ये तो उसका अपना खुद का एक थर्ड पार्टी कोई कस्टमाइज टूल होगा जरूर, जिस पर वो कोड बना रहा होगा। हाँ, अगर वो थर्ड पार्टी कोई कस्टमाइज टूल नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि VS कोड होगा। VS कोड पे ज्यादातर कंपनीज काम कर रहे हैं, है ना। या अगर वो डेटा साइंस वाला फील्ड है तो बहुत ज्यादा चांस है कि जुपिटर एनाकोंडा होगा, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक। तो पहले से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम किस एडिटर पे ये काम करें कि हम इंडस्ट्री में एज इट इज कर पाए। तो फोकस करिए पाइथन पे। किसी भी इंटरव्यू राउंड में ये नहीं पूछा जाता एडिटर पे काम करना आता है कि नहीं आता है, कौन सा एडिटर आपने यूज करा है। वो इंटरव्यू के अंदर पाइथन पूछेगा। ठीक है, चलिए। आप 4-5 फेक इंटरव्यू अटेम्प्ट करिए बस इसी बात को सीखने के लिए। और आप पाएंगे चारों इंटरव्यू में किसी ने भी नहीं पूछा एडिटर कौन सा पढ़ा है आपने। वो सब पाइथन पूछेंगे। कभी सी के इंटरव्यू में उसने पूछा टर्बो क्या होता है, पॉइंटर पूछता है, लिंक लिस्ट पूछता है, ट्री पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि टर्बो एडिटर क्या होता है और जीसीसी एडिटर क्या होता है, बोरलैंड कंपाइलर क्या होता है, कोई नहीं पूछता। हाँ? क्या मतलब इन बातों का? पॉइंटर सब में चलेगा, चाहे टर्बो पे चले चाहे जीसीसी पे चले, चलेगा सब पे ही। चलो, इस कोड को रन करा दो, इंतजार करो। ये लिस्ट आ गई। इतने मॉड्यूल हैं आपके कंप्यूटर में। अब ध्यान से देखो, मेरे जितने प्रोग्राम थे हर प्रोग्राम को उसने क्या मानकर दिखा दिया है? मॉड्यूल। तो आपसे कह ही रहा था मेरा हर प्रोग्राम एक मॉड्यूल है, इंपोर्ट करो चलाओ। तो हेल्प के अंदर मॉड्यूल लिखोगे तो जितने भी आपके पाइथन कंप्यूटर में मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं सबको ढूंढ ढांड के लाकर आपको दे देगा। जैसे हमने करा अभी, मैं करके दिखा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं कार्रवाई। चलो, अब जैसे मान लो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो होना चाहिए मेरे पास, है। कहाँ रखा हुआ है? पाइथन की लाइब्रेरी में है। अब मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, जैसे मैंने अभी अपना करके दिखाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इंपोर्ट रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब क्या करोगे? अब एक्सपीरियंस काम में आएगा। अब रैंडम मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन यूज करना है, इसमें कितने फंक्शंस होते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से 4-5 का हम ज्यादा यूज करते हैं, वो मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। अभी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आज के बाद से। अब कहीं और कुछ और देखोगे तो हो सकता है उसने भी 2-3 और एक्स्ट्रा फंक्शन कभी यूज करे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। तो समय के साथ ही एक्सपीरियंस अच्छा होगा, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। क्या करता है रैंड इंट फंक्शन? अच्छा, रैंडम मॉड्यूल का नाम रैंडम रखा गया है तो उस पे कुछ आपको सेंस आ रहा होगा, रैंडमनेस। कोई भी चीज जो रैंडम होती है पाइथन में रैंडम मॉड्यूल से निकाली जा सकती है। जैसे ओटीपी। ओटीपी क्या आता है? रैंडमली जनरेटेड इंटीजर नंबर का सीक्वेंस। कैप्चा, जो कैप्चा आता है आपका लॉगिन करते समय, तो रैंडमली जनरेटेड कैप्चा वो हमारे करेक्टर ही तो है। तो जब भी रैंडमली कुछ करना होगा पाइथन में किसकी याद आ जाएगी? रैंडम मॉड्यूल की याद आ जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, हर फंक्शन रैंडम से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर देता होगा। जैसे रैंड इंट क्या कह रहा है? मैं आपको एक नंबर इंटीजर जनरेट करके दूंगा, लेकिन वो नंबर किस रेंज में होना चाहिए वो आप बताओ। तो लोअर बाउंड मैंने कर दिया मान लीजिए 10, अपर बाउंड मैंने कर दिया 100। मतलब जो भी नंबर आएगा वो 10 और 100 के बीच का आएगा। कौन सा आएगा ये रैंडम है, ये नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन ये है कि मेरी बाउंड्री के अंदर ही आएगा। जितनी बार चलाओगे उतनी बार अलग अलग आएगा। अब सर ओटीपी कैसे बनेगा?
सोचो ओटीपी 4 डिजिट का बनाना है कि 6 का बनाना है, मतलब 4 का बनाना है, तो 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर। अब जो भी नंबर निकल कर आएगा वो इसी रेंज में होगा, देखने वाले को पूरा फील आएगा ओटीपी आ गया। जितनी बार चलाओगे उतनी बार अलग अलग जनरेट होता रहेगा। ऐसा ही होता है, अगर पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने और उसमें ओटीपी जनरेट करने की बात आई, तो यही कोड है 2 लाइन का ओटीपी बनाने का। अब जिस तरह से रैंड इंट फंक्शन का काम होता है, रैंडमली इंटीजर को जनरेट करना, किस रेंज में, जो आपने बताई है, ठीक है। उसी तरह से एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है यूनिफॉर्म। क्या करता है, हमने कहा सब कुछ वही, सिर्फ एक चेंज है कि ये फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा। अगर इसका नाम रेंट फ्लोट रखा जाता तो शायद ज्यादा रीडेबल हो जाता, बट अब जो रखा है उसमें हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो यूज करने वाले हैं, बनाने वाले ने कुछ सोचा ही होगा। तो यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है, हमारी दी गई रेंज के अंदर कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर लाकर दे देगा। अब मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। अब मुझे इस लिस्ट से रैंडमली कोई एक नंबर पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल लकी ड्रॉ निकालना है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कूपन नंबर लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब मुझे ड्रॉ निकालना है, तो ड्रॉ का मतलब क्या है, इसमें से रैंडमली कोई एक निकाल के दिखा दो, यही तो है और क्या है। तो अगर एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज रखी हुई हैं, उनमें से रैंडमली मुझे कोई एक पिक करनी है, तो आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। रैंडम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है जिसका नाम है चॉइस। चॉइस फंक्शन कह रहा है कि मुझे लिस्ट दो, मैं उस लिस्ट में से एक नंबर निकाल कर आपको दे दूंगा। कौन सा नंबर होगा नहीं पता। दोबारा चलाओगे तो कुछ और हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट रखे हैं उस ऑर्डर में दिखेंगे। लेकिन अगर मैं लिस्ट को अनऑर्डर्ड करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा रैंडम डॉट शफल। शफल फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे लिस्ट दो, मैं उस लिस्ट को अनऑर्डर कर दूंगा, शफल कर दूंगा, जैसे ताश सफल होते हैं। नहीं पता कौन कहाँ पर होगा, 20 40 10 70 60 से कुछ भी होता। तो मैंने आपको ये 1 2 3 4 चार फीचर यूज करके बताए, चार अलग अलग फंक्शन यूज करके देखा है रैंडम मॉड्यूल के। तो मैं यही नहीं कह रहा कि मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जब भी पाइथन में रैंडमनेस से रिलेटेड कुछ चाहिए हो, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ सर ने रैंडम मॉड्यूल के बारे में कुछ डिस्कस किया था, शायद उसके अंदर कुछ मिल जाए। तो अब आप गूगल पर जाके सर्च कर देंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन पाइथन, तो वो आपको जो आंसर बताएगा गूगल, वहां पर रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ आएगा। अब आप उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। तो पहले से मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, गूगल को पता है कि कौन सा फंक्शन किस काम को करने के लिए मॉड्यूल के अंदर रखा गया है। तो वहां से ढूंढ कर ही हमें लाना होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद ही पढ़ेंगे। क्यों नहीं है पॉसिबल, सेंस लगाओ। 1991 में पाइथन पहली बार आई थी, आज 2022 से 31 साल हो गई। 31 साल से मॉड्यूल बन रहे होंगे पाइथन में, एक इंसान बना रहा होगा, टीम लगी होगी। तो 30 साल से एक टीम इस काम को कर रही है, तो आप अकेला क्यों पढ़ना चाहते हो, आप अकेले क्यों सबको पढ़ना चाहते हो, जब बनाने वाला एक नहीं तो पढ़ने वाला एक क्यों। तो जब जरूरत पड़े तब पढ़ लेना। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ जी मॉड्यूल ये होता है और ऐसे इंपोर्ट होता है और ऐसे ऐसे यूज है इसका। अब कोई सा भी हो मैं कर लूंगा। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा, क्योंकि बनाने वाला एक नहीं था, जिसने बनाया वो एक इंसान नहीं है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा 2 महीने में। 31 साल की चीज 2 महीने पढ़ लोगे, प्रेशर देते जाओगे दिमाग के ऊपर, आएगा कुछ नहीं उसमें।
चलिए, तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। रैंडम मॉड्यूल ही क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि मुझे पता आगे प्रोजेक्ट में जब हम जाएंगे, आगे आपका कैरियर जब इंडस्ट्री में मूव होगा आगे, तो वहां पर आप किन किन को डेली प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मैं उन्हीं को आपको यहाँ पर पहले से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ कि आपने रैंडम मॉड्यूल ही क्यों पढ़ाया, कुछ और क्यों नहीं पढ़ाया, कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि इसकी जरूरत आगे बहुत पड़ती है। अब मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आगे आपको लाइफ में हेल्प करेंगे मॉड्यूल। सब कुछ इम्पॉसिबल है पढ़ना, सब कुछ तो मुझे भी नहीं आता होगा, लेकिन मुझे ये आता है कि कल को कुछ नया आ जाए तो यूज कैसे होगा। भले ही मैंने उसे कभी ना पढ़ाओ लाइफ में अपनी, फिर भी मैं उसे यूज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये है, ऐसे इंपोर्ट होता है, उसके फंक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और थोड़ा सा गूगल का यूज करना आना चाहिए। अब दूसरा मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है हमारा टाइम मॉड्यूल। तो टाइम मॉड्यूल का सबसे पहला फीचर है कि आपके कंप्यूटर का डेट और टाइम ला कर दे देगा। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट, कोई बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर जब भी बनता है, तो उस समय का टाइम जरूर दिखाता है कि बिल किस टाइम बना। तो आपको फ्रीक्वेंटली फीचर की जरूरत पड़ती है कि आप जो भी एप्लीकेशन आ रहे हो, वो जब भी यूज होगी उस समय का टाइम क्या था। बैंकिंग एप्लीकेशन में तो उसके बिना काम ही नहीं होता, ट्रांजेक्शन का टाइम पहले ही पता होता है। ठीक है, तो अगर मुझे पाइथन में टाइम निकालना हो, तो उसके लिए टाइम मॉड्यूल है, और टाइम मॉड्यूल का एक फंक्शन है जिसका नाम है सी टाइम। अब सी टाइम फंक्शन क्या करता है, करंट टाइम, आपके कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम सेट है वो लेकर आएगा। आपके कंप्यूटर में गलत है तो गलत लाएगा, सही है तो सही लाएगा। ठीक है, सैटरडे सितंबर 10:11:07 2022। अगर मैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर सेकंड के लिए पॉज करना चाहता हूँ, तो टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है स्लीप। स्लीप फंक्शन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को बताए गए सेकंड तक ब्लॉक कर देगा। मैंने लिखा मान लीजिए 5, तो 5 सेकंड तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। 5 सेकंड पूरा होने के बाद आगे का कोड चलेगा। मान लीजिए आगे का कोड मैंने सिर्फ बाय लिखा हुआ, 5 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, 5 सेकंड के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और जितना भी लिखा है वो चलेगा। तो गेमिंग एप्लीकेशन में इसका बहुत यूज होता है स्लीप का। गेमिंग एप्लीकेशन, मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन, इनमें बहुत यूज होता है स्लीप का। यहाँ पर अगर आपको 2 दिन तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉज रखना है, तो 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 48 घंटे में कितने मिनट, उतने मिनट में कितने सेकंड गुणा भाग करके यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर जो टाइम देते हैं वो सेकंड में दिया जाता है बस। अब आप 1 साल का टाइम देना चाहते हैं तो 1 साल में कितने सेकंड हैं, गुणा भाग करके लाओ और यहाँ लिख दो। चलिए, एक और मॉड्यूल इसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर मॉड्यूल क्या करता है, किसी भी मंथ का कैलेंडर लाकर देने वाला काम करेगा।
जिस मंथ का कैलेंडर चाहिए, मंथ नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। 2022 के सितंबर का कैलेंडर ला कर दो। तो पहला ईयर है, दूसरा मंथ है। तो कैलेंडर मॉड्यूल का मंथ फंक्शन बताए गए ईयर और बताए गए मंथ के कैलेंडर को लाकर आपको दे देता है। कहाँ गलत लिख दी? तो ये आपका बताए गए ईयर बताए गए मंथ का कैलेंडर आ जाएगा। अब आपको पता करना है 15 अगस्त 1947 को दिन क्या था। तो यहाँ पर लिखो अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद है और आपको पता करना है उस दिन क्या था, सोमवार था, मंगल था, क्या था, तो आप इस प्रोग्राम में अपना बर्थ ईयर और बर्थ मंथ पास करो, पूरा कैलेंडर आ जाएगा, देख लेना। अगर मुझे पूरे साल का कैलेंडर चाहिए तो भी आ जाता है, एक महीने का नहीं, पूरे साल का चाहिए। तो कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर कैलेंडर नाम का ही फंक्शन है। कैलेंडर मॉड्यूल और कैलेंडर फंक्शन सिर्फ आपसे ईयर मांगेगा और ईयर का पूरा कैलेंडर ला कर दे देगा। अब जो कैलेंडर पूरे 12 महीने का आया, इतना है कि मेरे पूरे आउटपुट फिट नहीं हो रहा है, तो इस बटन के अंदर उन्होंने स्क्वीज करके दे दिया। डबल क्लिक करो इस पर। रेजोल्यूशन मेरा थोड़ा हाई है, इसलिए जिगजैग आ रहा है। मैं रेजोल्यूशन कम कर दूं, पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए मैं कर देता हूँ। एकदम फिट आ गया एकदम। तो ये मैंने जूम करने के लिए ऐसा कर रखा है, रेजोल्यूशन और फॉन्ट साइज हाई कर रखे हैं। एक और मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल। अगर हम कैलेंडर में और ज्यादा डीपर जाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डे को ही हम निकाल के लाएं, या वो दिन हमारा साल का कौन सा दिन था, एक साल में 365 दिन के हिसाब से, तो उसके लिए फिर और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं जो और ज्यादा डीपर पिक्चर आपको देती हैं। आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, MMDD/Y DDMM/Y, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट लाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए फिर एडवांस लाइब्रेरीज आती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो कैलेंडर मॉड्यूल है उसमें ये फीचर नहीं है।
कि आप और ज्यादा डीपर जा पाए। आउटर पिक्चर कैलेंडर की आपको मिल जाती है। डेट टाइम नाम की एक लाइब्रेरी है, डेट टाइम, DATETIME। इस लाइब्रेरी के अंदर आपको और डीपर जाने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें स्पेसिफिक चीजों को निकालना, फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से, पहले मंथ लगाना फिर ईयर लगाना, वो सब अवेलेबल। अब आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे रखना है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आया है, आपको उसे सॉल्व करने की नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है कि उस काम को करने का कौन सा मॉड्यूल होता है। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आया कि ये कैसे होगा, लॉजिक के बारे में नहीं सोचना है। ये सोचना है कि कोई जरूर मॉड्यूल है जो इस काम को करता होगा। वो कौन सा मॉड्यूल है जो इस काम को करता होगा, ये ढूंढना है। और वो ढूंढने का काम गूगल करेगा। तो आप अपना लॉजिक लिखना चाहते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, मना थोड़े ना कोई। समय बचाना चाहते हो तो करने की बजाय मॉड्यूल ढूंढने पर फोकस करो। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मुझे स्पेसिफिक डे पर कुछ करना है। अब भले ही मुझे नहीं आता है, लेकिन ये श्योर है कि जरूर ये किसी ना किसी मॉड्यूल से जरूर किया जाता हो। बस उसको ढूंढ लो किसी तरह से। ठीक है, चलो अब ओएस मॉड्यूल की बात करते हैं। ओएस मॉड्यूल, जैसा मैंने बताया, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉड्यूल है ओएस मॉड्यूल। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो आप अपनी जॉब में बना रहे होंगे बिना इसके। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें इसका यूज ना होता हो। चलो अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ऑटोमेशन में, फाइल फोल्डर के ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉड्यूल ओएस है। पहला इसका फंक्शन है गेट CWD, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब आपको ये पता करना है कि ये प्रोग्राम किस फोल्डर में रखा हुआ है जी। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो हमें पाइथन में अगर यूज करने हैं तो ओएस मॉड्यूल से हम कर पाते हैं। तो गेट CWD क्या करेगा, आपका प्रोग्राम जिस फोल्डर में रन हो रहा है उस फोल्डर का पाथ ला कर दे देगा। तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कोई आपसे बोले कि भाई आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो इसका मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि जहाँ प्रोग्राम रन होगा वो कौन सा फोल्डर है जहाँ प्रोग्राम आपने रखा है और रन हो रहा है। उसका पाथ लाकर आपको दे दें। आपके कंप्यूटर में जो भी होगा वो आ जाएगा, मेरे कंप्यूटर में जो भी है वो आ जाएगा। कोई फाइल आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, अगर आप उसे पता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फाइल बनाई ABC नाम से, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, जो मन आया वो लिख दिया। अब मैं पता करना चाहता हूँ क्या मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंदर ये फाइल है या नहीं। या चलो आपने डी ड्राइव के अंदर टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर डाल दी, ज़्यादा समझ में नहीं। मैं पता करना चाहता हूँ डी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर ABC नाम की फाइल है या नहीं, प्रोग्राम से आंखों से देखकर नहीं। तो हम क्या करेंगे, ओएस मॉड्यूल का एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। पाथ सब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट फंक्शन में हम उस फाइल का पूरा पाथ लिखेंगे
जिसको चेक करना चाहते हैं कि वो है या नहीं। तो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग पाथ लिखेंगे, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। तो जब पाथ लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होगा, लोअर केस अपर केस दोनों में चलेगा। ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। डी ड्राइव कॉलोन, हमेशा ड्राइव के नेम के बाद कॉलोन को लगाते हैं विंडोज कंप्यूटर में। लिनक्स में, मैकबुक में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैक स्लैश पीछे की तरफ, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो जो पाथ में स्लैश आते हैं ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। तो ये भी आपको देखना होगा, लिनक्स में अलग है, मैकबुक में अलग है। तो विंडोज में पाथ में या तो 2 टाइम्स बैक स्लैश चलता है या 1 टाइम फॉरवर्ड स्लैश चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर उस फोल्डर का नाम। अब फोल्डर के अंदर फाइल में जाना है तो अब कॉलॉन नहीं लगेगा, सिर्फ आपका स्लैश लगेगा। स्लैश कॉलॉन सिर्फ ड्राइव के लेटर के बाद ही लगता है, abc.txt। तो ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ नाम का सब मॉड्यूल, इस सब मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है जिसका नाम है एग्जिस्ट। ये फंक्शन कहता है कि आप मुझे किसी फाइल का पूरा पाथ बताइए, अगर उस पाथ पर वो फाइल मिलती है तो आपको ट्रू लाकर दिया जाएगा, और अगर इस बताए गए पाथ पर फाइल नहीं मिलती है तो फॉल्स लाकर आपको दिया जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, डी ड्राइव के अंदर abc.txt, क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? क्या डी ड्राइव के अंदर abc.txt फाइल है? अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। डी ड्राइव के अंदर नहीं ना, डी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर है। गेट CWD, ऐसा नहीं कह सकते कि हम, नहीं नहीं ऐसा कैसे निकल जाएगा, पूरे कंप्यूटर में एबीसी पता नहीं कहाँ कहाँ रखी होंगी, तो ये कि थोड़ा ना होगी। सोच कर देखो क्या चीज। पाथ के सेंसिटिव नहीं होगा, कैपिटल स्मॉल दोनों में काम करता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी फाइल का पाथ नहीं पता कर पाएंगे, जिस फाइल का पाथ निकालना है वो फाइल करंट डायरेक्टरी में होगी तो करंट डायरेक्टरी का पाथ निकल कर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है abc.txt फाइल का पाथ निकालना है, तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता कि abc.txt कंप्यूटर में ये वाली है, इसी का पाथ चाहिए आपको? भाई इस तरह की तो हजारों फाइल हो सकती है मेरे कंप्यूटर में abc.txt, क्या पता किसका पाथ पूछ रहे हो आप? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कोई तरीका इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जिस फाइल का पाथ निकालना चाहते हैं उसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखो और करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ ला कर दे दिया जाता है। अगेन पाथ का जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा, स्लैश कौन सा लगेगा, कॉलॉन लगेगा नहीं लगेगा, लोअर केस अपर केस दोनों एक ही बात है, अलग बात है, ये ओएस टू ओएस वेरी करेगा। लिनक्स में अलग बातें हो सकती हैं, मैकबुक में अलग बातें हो सकती हैं, सोलरिस में अलग हो सकता है, विंडोज में अलग हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस विंडोज के साथ है, मैं आपको विंडोज के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई मैकबुक चलाता है या लिनक्स पे काम कर रहा है तो एक बार जरूर एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि भाई क्या सही है क्या गलत, लेकिन ये फैक्ट है कि जरूर अलग होगा। ठीक है।
हाँ क्या कह रहे थे? अब जैसे ये फाइल है, इसको उठा के मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया। अब मुझे डेस्कटॉप का पाथ पता होना चाहिए। तो कोई फाइल जो डेस्कटॉप पे रखी है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और देखो ये पाथ आ गया, सी यूजर डेस्कटॉप यूजर। कॉपी करेंगे, स्लैश को कॉपी करने के बाद स्लैश को चेंज करेंगे। अब डेस्कटॉप पर बाद में स्लैश लगाकर जो फाइल ढूंढनी, जैसे आपने ढूंढनी है abc.txt है, थ्रू दे देगा। तो डेस्कटॉप एक फोल्डर होता है कंप्यूटर के अंदर, जो आप डेस्कटॉप पे चीजें रखते हैं वो एक फोल्डर में सेव होती हैं, वो फोल्डर का पाथ है ये। देखो अगर आप बोलोगे कि नहीं जी मैं तो abc.txt का पाथ चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है वो, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है ग्लोब, GLOB। ग्लोब ग्लोबल मैनर में कंप्यूटर में काम करती है। इस लाइब्रेरी को आप बस बता दो कि ये फाइल ढूंढनी है, वो फाइल पूरे कंप्यूटर में जहां जहां रखी होगी, जिस जिस पाथ पे रखी होगी, सारे ला कर दे देगा आपके लिए। लेकिन उसका आउटपुट लाने में 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, पूरा कंप्यूटर स्कैन करेगा फिर वो। तो ग्लोब लाइब्रेरी है, GLOB ग्लोब, जिसका नाम ही ग्लोब है, ग्लोबल। तो ग्लोब लाइब्रेरी से पूरा कंप्यूटर स्कैन किया जा सकता है। तो जब आपको पाथ बिल्कुल नहीं पता हो, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि आपको पाथ नहीं पता है, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलो नहीं जी नहीं पता है, तो मैंने आंसर दे दिया, ग्लोब नाम की लाइब्रेरी है। अगेन मैं आपको फिर से वही रास्ता बताऊंगा कि ऐसा कोई काम नहीं जो पाइथन में पॉसिबल नहीं। आपको करने पर फोकस नहीं करना है, आपको ये सोचने फोकस करना है कि कौन सा मॉड्यूल इस काम को करेगा, क्योंकि आप करने फोकस करोगे तो नहीं होगा। ऑलरेडी किसी ने कर दिया आपका समय बचाने के लिए, बस वहां पहुंचना है हमारे लिए। और अगेन पहले दिन किसी को नहीं पता, एक्सपीरियंस से चीज आएंगी, इसमें नॉलेज का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है, os.remove, रिमूव नाम का जो फंक्शन है ओएस मॉड्यूल के अंदर, जिस पाथ पर फाइल रखी है वो पाथ दे दीजिए, उसको रिमूव कर देगा। जैसे मान लो डेस्कटॉप वाली फाइल को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप का ये पाथ दे दिया, और ये कोड क्या करेगा, इस पाथ पे जो फाइल मिलेगी उसको रिमूव कर देगा, और अगर नहीं मिली तो एरर दे देगा, है ना, फाइल नॉट फाउंड। और ये जो रिमूव करता है ये परमानेंट करता है, रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी आप। तो रिमूव फंक्शन जिस फाइल का पाथ आपसे मांग रहा है वो फाइल शिफ्ट डिलीट होगी, रिसाइकल बिन में भी आपको नहीं मिलेगी। गई, हमने कहा गई, कहाँ है, देखो नहीं है, यहाँ रखी थी इसी के नीचे, गायब हो गई, रिसाइकल बिन भी खाली पड़ा है। अब दोबारा चलाऊं तो एरर आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि फाइल तो है ही नहीं अभी, फाइल नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोड को चलाने से पहले चेक कर लो फाइल है कि नहीं, अगर फाइल हो इसके अंदर तब इस कोड को चलाना, एल्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एक मीनिंगफुल मैसेज है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपकी तरह जैसे आप पूछते हो, और अब आपको आंसर सोचना है मेरी तरह जैसे मैं आपसे कहता हूँ।
सर हमें रिसाइकिल बिन में ही रखनी है, परमानेंट डिलीट नहीं करनी है। अब आप, मैं हूं, क्या आंसर दोगे? हैं? होगा कोई इस काम को करने का भी मॉड्यूल? ढूंढना है उसे और कर देना, हो जाएगा। हाँ तो भाई, अब आपको एक्सपीरियंस अर्न करने का तरीका बताया। वो तरीका क्या है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे लो, दूसरा यूट्यूब से लो, तीसरा कोई वेबसाइट खोलो, चौथा किताबें पढ़ो। रोना नहीं रोना है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस इकट्ठा करता चलना है, ठीक है? अब नाम नहीं ले रहा मैं मॉड्यूल का, अपने आप ढूंढना, अपने आप करना उसका। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे थे? करके देख सकते थे, बहुत से एरर आ जाते। एरर से पता चलेगा कि ये नहीं होता है ना? तो ओएस के अंदर एक और, इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अलग प्रोग्राम बना लेते हैं, इसमें जितना कर दिया काफी है। ओएस मॉड्यूल के अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम है MKDIR। क्या काम है इसका? डायरेक्टरी बनाना। डायरेक्टरी को बच्चों की भाषा में फोल्डर कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। फोल्डर और डायरेक्टरी सिनोनिम होते हैं। स्कूल में फोल्डर कहते हैं, कॉलेज में डायरेक्टरी कहते हैं, एक ही बात है। मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाकर है कहाँ? जो पाथ आप बताएंगे उस पाथ पर डायरेक्टरी आपकी बन जाएगी। अब जैसे मैंने कहा भाई, डी ड्राइव के अंदर बना दो, डायरेक्टरी का नाम कर दो ABCD। तो इस नाम से डी ड्राइव के अंदर अभी कोई डायरेक्टरी नहीं है ABCD नाम से। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा वैसे ही ABCD नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। और अगर इस नाम से पहले से हुई तो एरर आ जाएगी। तो os.path.exist का यूज करके हम किसी फोल्डर का एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं। देखते हैं, बन गया। अब अगर किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो, किसी फाइल को डिलीट करना होता है, तो ओएस मॉड्यूल का जो फंक्शन है उसका नाम था रिमूव। और अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना हो तो फंक्शन का नाम दूसरा है, os.rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। M के मेक डायरेक्टरी, RM रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव और RMDIR में क्या डिफरेंस होता है? रिमूव फाइल को डिलीट करता है, फोल्डर या डायरेक्टरी को नहीं करता। RMDIR फाइल को नहीं करेगा, फोल्डर को करेगा, ठीक है? किस वाले? जिसका पाथ आप बताएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है इनका, कि अगर मान लो इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल हुई, इसके अंदर सब फोल्डर हुए, उनके अंदर और फोल्डर हुए, उनका क्या होगा? तो ये RMDIR इस बात को पहले इंश्योर करेगा कि फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए। अगर फोल्डर एम्प्टी नहीं हुआ तो ये ऑपरेशन नहीं करेगा। अभी कर देगा क्योंकि फोल्डर अभी खाली था, डिलीट हो गया। लेकिन सोचो अगर मैं टेस्ट फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ जो कि इसके अंदर फाइल है, तो ये मना कर देगा कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक फाइल है या बहुत सारी फाइल है या और भी कुछ है। एरर, डायरेक्टरी इज नॉट। तो एक नजरिए से देखो तो ये सही है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरा लॉस नहीं होगा, और दूसरे नजर से देखो तो
सामने वाला ये कह सकता है क्या फायदा है ऐसे फंक्शन का, खाली फोल्डर को कौन डिलीट करता है। तो जब फोल्डर में कुछ है ही नहीं तो उसे डिलीट करना ना करना क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का अपना अपना आंसर है। अभी जो सामने डिस्कस किया जा रहा है वो ये कि RMDIR उसी फोल्डर को रिमूव करेगा जो एम्प्टी है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं, मेरे पास एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल है, उसके अंदर और बहुत सारे फोल्डर हैं, सब हटा दो। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, अब उसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अलग प्रोग्राम में बनाता हूँ। जैसे मेरे पास ये फोल्डर है डेटा सेट नाम से, या चलो इमेजेस नाम से ले लेते हैं। इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारे सब फोल्डर हैं, उनके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, इमेजेस हैं, और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं हमारे ये, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर की एक कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है आगे। और मैंने इसका नाम कर दिया IMGS। अब मैं आपसे कहूंगा इस फोल्डर को डिलीट कर दो। OS मॉड्यूल का RMDIR आप जानते हैं वो एम्प्टी फोल्डर डिलीट करता है, वो नहीं कर पाएगा। एक दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है शटिल, SHUTIL। शटिल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है RM ट्री, रिमूव ट्री, पूरा पेड़ उड़ा दो। यानी कि जो फोल्डर है उसके अंदर जो हमारा सब फोल्डर है, जितनी फाइलें हैं, तो टेक्निकल टर्म में वो ट्री कहलाता है ना। तो इस पूरे ट्री को डिलीट करो। तो D ड्राइव के अंदर IMGS ये वाला फोल्डर अब डिलीट हो जाना चाहिए। अब ये नहीं होगा, यहाँ पे परमानेंट डिलीट होगा, रिसाइकल बिन में भी नहीं रुकेगा। यहाँ IMGS था, गायब हो गया, रिसाइकल बिन भी खाली पड़ा। तो शटल मॉड्यूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। किसी फोल्डर में कितनी फाइल हैं अगर मुझे ये पता करना हो तो किसी फोल्डर में कितनी फाइलें हैं, तो OS मॉड्यूल के अंदर ही एक फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट डायरेक्टरी। लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन आपसे पाथ मांगेगा। तो मान लीजिए मैंने एक फोल्डर का पाथ बता दिया, इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल हैं, कितने सब फोल्डर हैं, उनके नाम एक लिस्ट में रखेगा और वो लिस्ट मुझे वापस कर देगा। तो लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन जिस पाथ को आपने बताया है उस पाथ पे जितनी भी फाइल, जितने भी सब फोल्डर हैं, उन सब के नाम को एक लिस्ट में रखकर वो लिस्ट हमें वापस कर देता है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। और उस लिस्ट में क्या होगा, इस फोल्डर की सारी फाइलों के नाम, फोल्डर्स के नाम। तीन फाइल हैं इसमें, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। मैनुअली देखो तीन ही है, एक और रख दोगे। मान लो आपने एक फाइल ये रख दी, पाइथन नाम से फोल्डर रख दिया। रुक जाओ, ये बहुत हैवी फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर रख दिया मान लो। अब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो चार बात बताएगा, फाइल फाइल देखो ये फोल्डर है, जिसके लास्ट में एक्सटेंशन नहीं है वो फोल्डर है। अभी उसको छोड़ो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ
जो थोड़ा सोचने वाला है, आंसर तो एक लाइन का ही है, लेकिन थोड़ा सोचिएगा उसके ऊपर। अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पाइथन में लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, और उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो उन मॉड्यूल्स के फंक्शंस का हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, पहले दिन से हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये भी तो एक फंक्शन है। क्या ये हमने बनाया प्रिंट फंक्शन? नहीं, पाइथन की लाइब्रेरी का ही फंक्शन है ये। तो ये भी तो किसी मॉड्यूल से बिलोंग करता होगा भाई। हर फंक्शन किसी ना किसी प्रोग्राम का पार्ट होता है, प्रोग्राम के मॉड्यूल कह रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन जब पाइथन के लाइब्रेरी में हमें दिया गया होगा, तो ये भी तो किसी प्रोग्राम के अंदर बनाकर ही दिया गया होगा, मतलब किसी मॉड्यूल के अंदर रखकर दिया गया होगा। हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, फिर भी ये चल रहा है। देखो, पहले दिन से चल रहा है हमारा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रिंट फंक्शन किस मॉड्यूल का पार्ट है। जैसे कोई पूछ ले कि भाई आपने फंक्शन पढ़ा रेंट इंट, तो रेंट इंट फंक्शन कहाँ मिलेगा? रैंडम मॉड्यूल मिलेगा। टाइम निकालने का सी टाइम फंक्शन है, कहाँ मिलेगा? टाइम मॉड्यूल में मिलेगा। सिली फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉज करने के लिए है, कहाँ मिलेगा? टाइम मॉड्यूल में मिलेगा। प्रिंट फंक्शन नहीं पता कहाँ मिलेगा। तो जितने भी मैंने अभी आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करने पढ़ाए हैं, ये सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के तो मॉड्यूल थे। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। सीधा आंसर की बात करते हैं। तो एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बिल्ट इन। बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर प्रिंट फंक्शन को रखा गया है। तो कायदे से इसका सही सिंटैक्स होना चाहिए ये बिल्ट इन डॉट प्रिंट। चलेगा? हमने कहा क्यों नहीं चलेगा? स्पेलिंग कहाँ गलत हुई देखो जरा। ठीक है, तो बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर प्रिंट फंक्शन होता है। कायदे से मुझे ऐसा करना चाहिए। हमने कहा अगर हम कायदे से ऐसे कर रहे होते तो पहले दिन भी करना होता। जिस दिन आप ये दुनिया में सुनकर आए थे पाइथन दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, और पहले दिन आपको मैं ऐसा पढ़ा देता, तो आप सोचते पता नहीं कैसे आसान है पाइथन। पहले दिन इंपोर्ट करवा लिया। ये तो सी की तरह ही हो गई, हैश इंक्लूड जैसे पहले दिन रट लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं होता, इवन स्पेशली उन लोगों का जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वो तो यही सुनकर आए हैं पाइथन मतलब सबसे आसान चीज दुनिया की। और वो शायद आज की क्लास है, क्योंकि आपको जो भी करना है कुछ नहीं लॉजिक लगाना, मॉड्यूल इंपोर्ट ढूंढो, इंपोर्ट करो, काम हो गया। ऐड मल्टीप्लाई के तो ऑपरेटर भी हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर, उनसे कर लो। जनरली मॉड्यूल में वो लॉजिक रखे गए हैं जो थोड़ा बड़े लॉजिक हैं। पाइथन में ऐड नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि चलो मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर आप जो कह रहे हैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बिल्टेज मॉड्यूल पर डिस्कशन कर चल रहा था, तो पाइथन ने क्या करा? पाइथन ने कहा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाएगा, प्रिंट फंक्शन। तो इसको तो आपको यूज करना ही है, और इसको यूज करने के लिए मजबूरी है आपकी, बिल्टेज मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराना ही पड़ेगा। तो ये काम पाइथन ने अपने इंटरप्रेटर से ऑटोमेटिक करा लिया। और इंटरप्रेटर को ये कहा कि इंटरप्रेटर जिस प्रोग्राम को आप चलाएंगे उस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक आप बिल्ट-इन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देना। इसका फायदा यह है कि प्रोग्रामर बिल्ट-इन मॉड्यूल को इंपोर्ट किए बिना उसके फंक्शन को यूज कर पाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ इसी मॉड्यूल के लिए करना। ऐसा नहीं है कि बाकी और मॉड्यूल के फंक्शन भी प्रोग्रामर यूज करे लेकिन उनके मॉड्यूल इंपोर्ट ना करे तो एरर दे देना, फिर उसे इंपोर्ट मत करना। सिर्फ एक ही मॉड्यूल है जिसके बारे में, या दो तीन ही मॉड्यूल, ऐसे एक नहीं, ऐसे दो तीन मॉड्यूल हैं। उनमें से एक है बिल्ट इन, एक है आईओ मॉड्यूल, आईओ। तो ये दो मॉड्यूल हैं जिनके फंक्शन को प्रोग्रामर डायरेक्टली यूज कर लेता है, और हमें उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकियों को आपको करना होगा। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर की बात करो। तो पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता मैथ मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हेल्प, हेल्प के अंदर मॉड्यूल का नाम पास कर दीजिए। इससे आपको
किसी भी मॉड्यूल को अगर आप हेल्प फंक्शन के अंदर लिखते हैं इंपोर्ट करने के बाद, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि उस मॉड्यूल में कितने फंक्शन है, कौन सा फंक्शन क्या करता है। ये देखो, नेम है मैथ मॉड्यूल, इसके अंदर एक कॉस फंक्शन है, साइन फंक्शन है, फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन है, स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है, लॉग निकालने का फंक्शन है, पावर निकालने का फंक्शन है, रेडियन, डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, ये सारे इसमें अवेलेबल। तो हेल्प से आप किसी मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को जान, ठीक है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा लर्निंग का, लेकिन एक सही तरीका है, क्योंकि इससे एक मॉड्यूल में अगर 40 फंक्शन है तो 40 की डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। वो तो तब समझ में आता है जब नीड आती है कि ये काम कैसे करें। तो हम रिवर्स इमेज चलते हैं, काम ये करना है, अब बताओ कौन सा फंक्शन है। और ये जो अप्रोच है क्या बता रही है, ये फंक्शन है जिससे ये काम होता है। समझ रहे हो समझने का तरीका? ये तरीका जो हेल्प मैथ या कोई भी मॉड्यूल के साथ में यूज करूंगा, इसमें हमें फंक्शन का नाम बताया जाएगा, उसका काम बताया जाएगा, हम भूल जाएंगे 2 दिन बाद। सही तरीका क्या है, पहले काम ले आओ, काम क्या है, और फिर हम ढूंढेंगे कि इस काम को किस मॉड्यूल किस फंक्शन से किया जाता है। तो आप ऐसा करने से हम बहुत स्पेसिफिक चीज को पढ़ रहे होंगे, जल्दी और कम समय में हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो मैं 4 मॉड्यूल पढ़ने बैठूंगा तो 4 दिन हो जाएंगे, पूरा फिर भी नहीं होगा। कि एक एक मॉड्यूल में 20 20 50 50 फंक्शन है, कब तक पढ़ोगे, कितने पढ़ोगे? चलिए, आज के लिए इतना, बाकी कल मिलेंगे। लाइब्रेरी का मतलब ऑलरेडी बता दिया मैंने, 5 बार बोला, छठी बार फिर बोल रहा हूँ। एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड इज नोन एज लाइब्रेरी, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, चाहे वो पैकेज हो, ठीक है। अब आप अपने लेवल पर जैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। कल मिलेंगे, कल मैं आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना सिखाऊंगा।